अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हमने डैम्ड ओसिलेशंस ये टॉपिक पढ़ने। इससे ऊपर एग्जांपल है। प्रीवियस वीडियो हमने इधर तक समझा, एम्पलीट्यूड तक एग्जांपल आई है। एग्जांपल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एग्जांपल में टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जबकि हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन है और जी की वैल्यू का पता है। यानी लेंथ गिवन है, जी की वैल्यू का पता है, एक हमने टाइम पीरियड निकालना है और एक हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला राइट किया, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। याद रखना था इस फार्मूला को क्योंकि अब एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है। एल की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ है 1 फुट की, जी की वैल्यू 10 फुट की। इनको डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट लिया। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल आया 1.99 सेकेंड। जैसे ही टाइम पीरियड निकला, हमें पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो एफ इज इक्वल टू 1/t, ये रिलेशन हमने यूज़ किया। 1 ऊपर ओवर ओवर टी की जगह पे ये टी की वैल्यू पुट की, 1 ओवर इस पर डिवाइड किया, 0.50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के बाद साइड इंफॉर्मेशन है। क्रिश्चियन हाइजन, वो साइंटिस्ट का नेम है। हाइजन साइंटिस्ट का नेम है और वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन हाइजन, इसने पेंडुलम क्लॉक जो है ये डिस्कवर किया हुआ है। कब डिस्कवर किया था इसने? 1656 में। ये बोर्ड में आ चुका हुआ है MCQ। ठीक है, इसको याद करना है। पेंडुलम क्लॉक किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन हाइजन। कब किया था? 1656 में। और पेंडुलम क्लॉक के बारे में स्टूडेंट्स 9th में पढ़ चुके हैं वाइब्रेटरी मोशन वाले टॉपिक में कि पेंडुलम क्लॉक की मोशन भी किस तरह की होती थी, वाइब्रेटरी मोशन। कैसे? अगर हम ये क्लॉक इसको ध्यान से देखें तो ये एनालॉग क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक नहीं है बल्कि एनालॉग है। इसमें ये वाला पेंडुलम बना हुआ है, एक रस्सी है, इसके साथ ये बॉब अटैच हुई हुई है। पुराने वक्तों में, अब तो डिजिटल वॉचेस हैं और डिजिटल क्लॉक्स हैं, पुराने वक्तों की बात है। ये पेंडुलम वाइब्रेट करता था और ऊपर जो है ये नीडल्स, ये सुइयाँ मूव करती थी। तो पेंडुलम की वाइब्रेशन से ही ये क्लॉक चलते थे पुराने वक्तों में। यानी पेंडुलम क्लॉक सबसे पहले 1656 में, आज से ये 17th सेंचुरी की बात है, लेकिन आज अब तो 21st सेंचुरी है। यानी आज से 400 साल पहले की बात है जब ये पेंडुलम क्लॉक डिस्कवर हुआ था। ये उस वक़्त की बात है। ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डैम्ड ओसिलेशंस। डैम्ड ओसिलेशंस शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए फिर डैम्ड ओसिलेशन की डिफ़ाइन अगले पेज पे है। ये डिफ़ाइन नज़र आ रही है कुछ, ये डिफ़ाइन पढ़ेंगे, फिर बस डिफ़ाइन राइट करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर इसको कैसे लिखना है, फिर आपने जो अगले पेज पे डिफ़ाइन है वो आपने पहले राइट करनी है और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग इधर दे देनी है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। ठीक है। और अगले पेज पे फिर एक इसकी एप्लीकेशन आएगी, शॉक एब्जॉर्बर, वो हेडिंग दे के वो एप्लीकेशन लिख देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन समझते हैं डैम्ड ओसिलेशंस की। दो डिफ़ाइंस है, एक ये वाली डिफ़ाइन है और एक ये वाली डिफ़ाइन है। ये डिफ़ाइन बुक में नहीं है लेकिन बुक पे साइड पे ग्राफ बना हुआ है। ये इस ग्राफ से ये वाली डिफ़ाइन निकली हुई है और ये डिफ़ाइन इस सिंपल पेंडुलम वाली फिगर से डिफ़ाइन निकली हुई है। तो दोनों को समझते हैं, पहले इस डिफ़ाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। फिगर में ग्राफ ली है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग टाइम है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ ग्रेजुअली इस तरह का है। ये बेसिकली एक डैम्पिंग का एनवेलप है। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग का मीनिंग होता है किसी को महदूद कर देना, किसी के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करना, फोर्स लगा के किसी की मोशन को रोक देना, उसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। तो
ग्राफ से हमें पता चल रहा है इधर को टाइम ने इंक्रीज़ होना है, इधर को डिस्प्लेसमेंट ने इंक्रीज़ होना है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है, ये टाइम का एक्सेस है। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है ग्राफ से। पहले डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, इधर था डिस्प्लेसमेंट, टाइम गुजरता गया डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर टाइम गुजरता गया डिस्प्लेसमेंट इधर से भी कम होता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया फर्दर। यानी इस ग्राफ में टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर ऐसी ओसिलेशंस जिनमें टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करे, इन ओसिलेशंस को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशंस। यानी ऐसी ओसिलेशंस जिनमें टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर जाए, इन ओसिलेशंस को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशंस। कैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है दूसरी डिफाइन में समझ लेते हैं, और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है इसको भी डिफाइन करते हैं। सच ओसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज स्टेडीली विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ओसिलेशंस। दूसरी डिफाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी डिफाइन है द ओसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ओसिलेशन। यानी ऐसी ओसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो रही हूँ उनको क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन। रेजिस्टिव फोर्स क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिगर से हमने एक सिंपल पेंडुलम की फिगर है ये वाली, बॉब मेन पोजीशन पे, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हम इस बॉब को इधर को डिस्प्लेस करवा कर छोड़ेंगे तो ये बॉब, ये मेन पोजीशन है, बॉब टुवर्ड्स मेन पोजीशन वाइब्रेट करती जाएगी और आहिस्ता 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 एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ते हुए ये बॉब इधर आकर रुक जाएगी। बॉब किस फोर्स की वजह से रुकी है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों मेन पोजीशन पे आकर रुक गई, किस फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को कम कर रही है, उसकी वाइब्रेशंस को कम कर रही है, उसको हम क्या करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे। तो रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में किसी सिस्टम की ओसिलेशंस को डैम्प्ड ओसिलेशंस कहते हैं। दोबारा डिफाइन बोलते हैं, रेजिस्टिव किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में किसी सिस्टम की ओसिलेशंस को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाएगी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है ये स्लोली स्लोली, इसका पहले ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा कवर कर रही थी इधर तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम एम्पलीट्यूड कवर करती हुई इधर आकर रुक जाती है। तो इस मोशन में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, फिर हमने सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है इसको डैम्प्ड ओसिलेशंस का नेम दे दिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डैम्प्ड ओसिलेशंस की, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। शॉक एब्जॉर्वर, इसकी एप्लीकेशन है डैम्प्ड ओसिलेशंस की, और ये फेमस एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस एग्जांपल से इजीली डैम्प्ड ओसिलेशंस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ये हमने एक शॉक एब्जॉर्वर लिया है, किसी कार का कह लो या किसी मोटरसाइकिल का, जिस तरह मोटरसाइकिल के भी शॉक होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट किस पे करता है, एक पिस्टन पे कंसिस्ट करता है, और वो पिस्टन मूव कर रहा होता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड कौन सा होता है, ऑयल होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे शॉक जो हैं उनमें से ऑयल ख़त्म हो गया है, तो शॉक्स में ऑयल होता है, ठीक है ना। यानी शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट करता है एक पिस्टन पे, ये हमारा पिस्टन है, और इस पिस्टन जिस सिलेंडर में मूव कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या होगा, ऑयल होगा, ठीक है। इस ऑयल में ये वाला पिस्टन मूव कर रहा होता है। इस शॉक एब्जॉर्बर का अपर एंड कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है, और इस शॉक एब्जॉर्बर का लोअर एंड उस कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। इस तरह के स्प्रिंग भी होते हैं। ये कंप्लीट फिगर यानी शॉक एब्जॉर्बर की है। क्यों इसको शॉक एब्जॉर्बर का नेम क्यों दिया है, अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब कार जो है या आपकी मोटरसाइकिल है किसी बम्प में से गुजरेगी, बम्प क्या चीज़ है, रोड के ऊपर जंप बनाया हुआ है। जब कार उस जंप के ऊपर से गुजरेगी
तो उसकी शाख ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे ऐसे। और हमने देखा कि कुछ जो प्राडो जिसे कहते हैं, लैंड क्रूज़र जो होती हैं, उनकी शाख हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि लोकल मोटरसाइकिल की शाख और जो होंडा 70 है, इन दोनों की शाख में फ़र्क है। होंडा 70 की शाख अच्छे होते हैं और लोकल मोटरसाइकिल की शाख अच्छे नहीं होते। क्या रीज़न है उनमें? जब कोई भी कार है किसी रोड के ऊपर जंप के ऊपर से गुजरती है, फर्दर शॉक्स ओसिलेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो डैम्पिंग फोर्स है, ये वो जब मूव कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, शाख ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, फिर इसको एक्सेसिव ओसिलेशन से रोकने के लिए कि ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, बस एक दो मरतबा वाइब्रेशन हो, फिर गाड़ी स्मूथली चलना शुरू कर दे। ये ना हो कि जैसे ही बम्प के ऊपर से गुजरी है 2 मिनट आपकी मोटरसाइकिल जो है वो ऐसे ऐसे करती रहे, वो मोटरसाइकिल भी ठीक नहीं है, उसकी शाख ठीक नहीं होंगी। शाख किसके अच्छे होंगे? जो बम्प के ऊपर से गुजरेगी और फ़ौरन उसकी शाख दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन में ही रहेंगे, वो शाख अच्छे होंगे। यानी वो दोबारा इनिशियल कंडीशन में कैसे आएंगे? जब बम्प के ऊपर से आपकी मोटरसाइकिल जो है वो गुजरी, शॉक एब्जॉर्बर ने क्या प्रोवाइड की? डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड की, और हमें एक्सेसिव ओसिलेशन से हमें बचा लिया। फर्दर बार बार ओसिलेशन से ये शाख हमें बचा लेगा। और जब ये वाला पिस्टन नीचे को प्रेस होगा, ऑयल के ऊपर प्रेशर लगेगा, ऑयल गर्म हो जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, शाख दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरह शाख एब्जॉर्बर जो हैं ये हमें एक्सेसिव ओसिलेशन से हमें बचाते हैं, कि बार बार ओसिलेशन नहीं होती जब गाड़ी जो है जंप के ऊपर से गुजरती है। बस एक दो मरतबा ओसिलेशन होती है और फिर गाड़ी जो है वो स्मूथली चलना शुरू कर देती है। तो ये शाख एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट था, एप्लीकेशन थी ये डैम्ड ओसिलेशंस में। क्या करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स? ये हमें फर्दर ओसिलेशंस जो होती हैं जब गाड़ी जंप के ऊपर से गुजरे, उन ओसिलेशन से ये हमें बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं ये शॉक को, और रुक जाती है। शॉक्स जो हैं ये डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गाड़ी रोड के ऊपर स्मूथली चलना शुरू कर देती है। तो ये टॉपिक था हमारा डैम्ड ओसिलेशंस। अल्लाह हाफिज़।